आइए आज हम बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। देखिए आर्टिकल 4 है वो हमारे जो संविधान का भाग 1 है उसका सबसे लास्ट वाला एक आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल 1 जो 4 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि संसद जब अनुच्छेद 2 का और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का मतलब क्या हुआ कि जब वो किसी आउटर एरिया को भारत की यूनियन टेरिटरी के अंदर शामिल करेगी। और अनुच्छेद 3 कहता है कि जो भारत के वर्तमान जो राज्य हैं उनमें किसी तरह का परिवर्तन करेगी, उनकी सीमा को लेकर, उनके क्षेत्रफल को लेकर, उनके नाम को लेकर। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग जब संसद करेगी तो कोई कानून जब लाएगी ना तो उस कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। संसद जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई कानून लाएगी तो अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर रखा जाएगा। 368 के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस बात के क्या मायने हैं? इसका मतलब है कि उसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर कि अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में के तहत अगर संसद कोई परिवर्तन करती है तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर रखने का मतलब यह है कि उसे किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है और बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो अगर अनुमति पहले ले ली गई तो आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर रखा गया। अब बात करते हैं इसमें निहितार्थ कि इस बातों के मायने क्या है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है कि बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंदर जो भी परिवर्तन होंगे वो बिल सदन के दोनों पटलों में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें आने से पहले ही राष्ट्रपति के पास पूर्व अनुमति के लिए जाएंगे। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति हो जाती है, इसलिए बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरी बात क्या कहा कि केवल साधारण बहुमत से ही इन्हें पास किया जा सकता है, कि एक सिंपल मेजोरिटी ली जाए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होगा कि हाउस में जितने भी लोग फिलहाल प्रेजेंट हैं उनका 50% प्लस 1 याद रखना। जैसे मान लीजिए 500 लोग हैं तो 500 का 50% और एक और एक्स्ट्रा, तो आप कहेंगे कि इसे केवल साधारण बहुमत के द्वारा ही पास किया जा सकता है। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हैं तो जब कोई कानून लाया जाएगा तो उस कानून को आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मतलब यह कहें कि उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और इसका निहितार्थ यह है कि बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और इसे केवल और केवल सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जा सकता है। ये तो रही इसमें जो लिखी हुई बातें वो। लेकिन अब आती है इनसे जुड़ी हुई कुछ और बातें। जैसे सबसे पहले हम देखें कि अगर हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई परिवर्तन करते हैं तो उसका असर संविधान में कहां पड़ता है। तो देखिए याद रखना, दो अनुसूचियों पर इसका असर पड़ता है। पहला यह है अनुसूची 1। अनुसूची 1 में आप जानते हो ये राज्य और राज्य क्षेत्रों की, यूनियन स्टेट एंड यूनियन जो टेरिटरी है उनके एरिया की बात करती है, उनके क्षेत्रफल की बात करती है। तो आप मुझे बताओ अनुच्छेद 2 के तहत अगर कोई बाह्य राज्य आप यूनियन टेरिटरी में शामिल कर रहे हो या यूटी में शामिल कर रहे हो या इंडियन टेरिटरी में शामिल कर रहे हो तो भारत के क्षेत्र पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अगर क्षेत्र पर असर पड़ेगा तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। और तमाम क्षेत्र कहां पे मेंशन किए हमने? अनुसूची 1 में मेंशन किए। तो एक तो अनुसूची 1 पर असर पड़ेगा। दूसरा अनुसूची 4 पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अनुसूची 4 है वो राज्यसभा में सदस्यों की सीटों के आवंटन की बात करती है कि किस राज्य से कितने सदस्य हैं वो राज्यसभा में पहुंचेंगे। तो याद रखना, अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किसी तरह का परिवर्तन होता है तो असर दो अनुसूचियों पे पड़ता है, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 पे इसका असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए सुझाव क्या होना चाहिए। जरा देखिए, हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 3 जो भी देखे तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल केंद्र को शक्ति प्रदान करते हैं, मतलब संविधान को एकात्मकता देते हैं। जबकि हम तो संघवाद की बात करते हैं, फेडरलिज्म की बात करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जरा देखिए, जब हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में जब इस आर्टिकल के ऊपर बहस हो रही थी तो सिब्बल लाल सक्सेना जो थे उनकी एक विशेष राय आई। उन्होंने कहा कि देखिए यहां पर बात ऐसी हो रही है, आप हर जगह आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 3 तक केवल और केवल केंद्र को शक्ति देते आ रहे हो और बात आप कर रहे हो किसकी? संघवाद की, फेडरलिज्म की बात कर रहे हो। अब आपने जो सॉवरेनिटी है वो स्टेट की तो यहां खत्म कर ही दी है। चलो आप एक काम कर दीजिए यहां पर कि आप जो कह रहे हैं कि एक राज्य की सीमा में परिवर्तन होगा, उस राज्य से पूछा नहीं जाएगा, उस राज्य का कोई मतलब नहीं, एक सामान्य राय ली जाएगी, ना वहां के जो सदस्य हैं उनकी कोई विशेष मेजोरिटी के बारे में बात नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि एक बिल पेश कर दिया जाएगा
और संबंधित राज्य है उस पर अपनी राय देगा। राय भी मानने के लिए ना तो राष्ट्रपति बाध्यकारी है ना संसद बाध्यकारी है। तो जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा है, जिसका नाम परिवर्तित हो रहा है, उस राज्य से संबंधित लोगों की राय की कोई अहमियत ही नहीं है। तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि यहां पर जो ये परिवर्तन आप कर रहे हो, ये जो परिवर्तन आप कर रहे हो, इसको 368 के दायरे में लेके आओ। किसमें लेके आओ? 368 के दायरे में लेके आओ। मतलब उस पर आप स्पेशल मेजोरिटी की बात करो, क्योंकि आप यहां पे सिर्फ साधारण बहुमत की बात कर रहे हो। लेकिन जो सिंपल लाल सक्सेना थे उनका ये मानना था कि आप इसको स्पेशल मेजोरिटी के अंदर लेके आओ। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग जो पर्सन है उनका 2/3 होना कंपलसरी है। ऐसा सिब्बल लाल सक्सेना का मानना था। लेकिन हमारे संविधान में यही कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत अगर कोई कानून लाया जाता है, किसी तरह का संशोधन होता है, तो उसे आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मतलब उसे संविधान संशोधन माना नहीं जाएगा और उस पर ना राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। कब? बिल पास होने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करते वक्त राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो पहले अगर आपने राष्ट्रपति से परमिशन ले ली है तो बिल पास होने के बाद इसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी और यह परिवर्तन केवल और केवल सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से ही किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आर्टिकल 4 आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।